साहिल, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एजुकेशन सिस्टम होगा। स्पेशली पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम से एक तो नाला भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन वो सम हाउ दे आर ट्रैप्ड और वो दे हैव गॉट नो ऑप्शन, नो सोल्यूशन टू इट। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है और उसको बड़ा प्रेज किया जाता है कि दे हैव गॉट द बेस्ट वन। सो व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड देयर एजुकेशन सिस्टम? What are the pros and cons and how they have developed such a education system which is being followed or idolized worldwide? Finland is not the ideal education system. याद रखिएगा, हम जिस दौर में हैं ना, उस दौर में हमें इतनी बड़ी ज्यादती हो चुकी है इस एजुकेशनल सिस्टम के साथ कि फिनलैंड हमें बेहतर लगना शुरू हो गया है। बस ये समझें आप। कोई फॉलो नहीं करता फिनलैंड को, उसको रिवीयर करते हैं, बड़े पसंद करते हैं उसको और उस जैसा करना चाहते हैं बाकी की दुनिया वाले। मगर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग आई टोटली डिसएग्री विद इवन द फिनिश मॉडलिंग ऑफ स्कूलिंग, बिकॉज वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन के तौर पे उन्होंने जो कुछ हल्के फुल्की चेंजेस कर सकते थे उन्होंने किए। टेक्निकली स्पीकिंग दे डिडंट रियली चेंज द सिस्टम, दे जस्ट ट्वीक्ड एज मच एज दे कुड, बिकॉज इतना आसान नहीं होता ना। अब इतनी धार इतनी तेज चल रही हो पानी की और आप उसके अंदर से अचानक दूसरी रुख पे गंगा बहाएं, तो ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। दो अलग सिस्टम्स हैं, उन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। लंबा नहीं करता मैं, ताकि बस बात समझ आ जाए। एक है ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट सिस्टम, ये अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने एक प्रॉपर स्कीमा के थ्रू हर बच्चे को एक नेचुरल साइकिल अता की हुई है। फर्स्ट इन्फेंसी से फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर टू 12th ईयर, उसको बीच में एक और फेज में ले आता हूँ सेवन्थ ईयर टू 12th ईयर, और 12th ईयर टू जैसे 40th ईयर, 12th ईयर टू 40th ईयर। ये हमारे फ्लैग्स हैं जिसमें ब्रेन अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट्स खुद ऐड करना शुरू हो जाता है। लास्ट कंपार्टमेंट ऐड होता है 40th ईयर में। दैट्स द लास्ट टाइम जब फिजिकल चेंज होती है ब्रेन के अंदर। सो फ्रॉम द 13th ईयर, 12वें या 13वें साल में से लेकर 40वें साल तक ब्रेन अपनी स्टेट को इतना चेंज नहीं करता। तो सबसे ज्यादा चेंजेस कब हो रही होती हैं? 12वें साल तक, 13वें साल तक। इतनी ज़्यादा चेंजेस होती हैं कि अगर आपको मैं बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, कि वो मतलब 32% ऑफ द ब्रेन इज एडेड फ्रॉम द 3rd ईयर टू द 12th ईयर। खुद मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है ना, 32%। मैक्सिमम ग्रोथ तो 1st ईयर टू 3rd ईयर में ही हो जाती है। ओके, 85% ऑफ द ब्रेन इज डेवलप्ड एट दैट टाइम। मगर उसकी मतलब हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये 7 साल 11 साल 10 साल के बच्चे का होता ही नहीं है। ये 11वें साल में शुरू होता है और 13वें साल में जाके बनता है। सो 12th ईयर को हम उसको मीडियन कहते हैं। ऑन एवरेज 12वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनता है। ये अबाउट 8% ऑफ द ब्रेन है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एनी एंड एवरी थॉट प्रोसेस इज जस्टिफाइड हियर, इज डेवलप्ड हियर। रैशनल का सेंटर है ये हमारा। इसके भी 3 सेंटर्स हैं अलग। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का अलग फंक्शन है। ओवरऑल कंपार्टमेंट इटसेल्फ की जो लिंकेज हैं, इसको मीजोलिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये बाकी के ब्रेन को लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट करता है। मगर चूंकि सबसे लेटेस्ट पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो इसकी सबसे कम कनेक्शन होते हैं मीजोलिम्बिक के साथ, लिम्बिक के साथ, सॉरी। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना पता होना ज़रूरी है इस ऑर्गेनिक सिस्टम का। ना खुद सोचें कि अगर आप पूरी की पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को एक खास सिस्टम में यूनिफाई कर सकते हैं, जो कि हम आप कर सकते हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसके ऊपर क्यों नहीं बनाते हम? हमारा एजुकेशन सिस्टम इन्हीं फेजेस के ऊपर होना चाहिए था। तो ये ऐसा होता नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो ब्रेन के ह्यूमन सिस्टम के ऊपर नहीं बनाया गया। वो एक फैक्ट्री के लेबर की डिमांड, जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसके ऊपर बनाया गया कि जल्द से जल्द हमें मजदूर चाहिए ताकि जल्द से जल्द काम और प्रोडक्शन हो सके। और ये उनका कसूर नहीं है, ये उनको जरूरत थी, तो उन्होंने ये फिर जल्दी से कहा कि इनको। अच्छा, जो आप 2 किस्म की लर्निंग्स की बात कर रहे थे, 2 किस्म की, 2 टाइप्स ऑफ, एक तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी और दूसरा एक 2 सिस्टम, एक इंसान का सिस्टम है, ठीक है, और एक एजुकेशन सिस्टम है। एक अल्लाह का सिस्टम और एक इंसान का सिस्टम है। ऑलराइट। सो इफ वी डू नॉट नो कि किस तरीके से इंसान का दिमाग बनता है,
क्योंकि बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या होता है? दिमाग की ऑप्टिमम एफिशिएंसी लेके आना ना। और क्या करता है एजुकेशन सिस्टम? तो जब हमें एजुकेशन सिस्टम उसको केटर ही नहीं कर रहा, तो फिर मैंने क्या उसका क्या कर लेना उस एजुकेशन सिस्टम का। इसीलिए ये मेरा मौकफ नहीं है, खाली ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ी स्टडीज हैं इसके ऊपर। इतना भी नहीं कि मैं कोई अजीब व गरीब सी बात कर रहा हूँ। साइंस वालों को पता है कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान इस एजुकेशन सिस्टम ने कर दिया। इसीलिए जब से एजुकेशन सिस्टम इनएक्ट है, तब से इंसान का आईक्यू ड्रॉप्ड है, उसकी मेजर अचीवमेंट नहीं हो सकी। हिस्टोरिक अचीवमेंट सब इंसानों की देखते हैं तो आप कहते हैं यार किस किस्म के जिन थे वो लोग, मगर वो जिन नहीं थे, वो इस एजुकेशन सिस्टम के मारे हुए नहीं थे। And it's not just 1 or 2 case studies. I'm talking about millions of people who have done so much stuff at an individual level, इंफरादी तौर पर, और at a community level उनकी जो मामलात थे ना, वो टोटली डिफरेंट स्पिन के थे। वो उनकी डेवलपमेंट किसी और लेवल पे होती थी। बिग अचीवर्स भी मोस्टली ड्रॉप आउट्स रहे हैं, जो हमारे पास करंट एग्जांपल्स हैं उनमें भी। जी हाँ, वो जाहिर है उस एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर जो असली जीनियस बच्चा होता है ना, जो असल में जीनियस होता है, वो इस एजुकेशन सिस्टम का मिसफिट है असल में। दूसरा जो मोटा सा एक और आपको बता दूं, अब हमें पता है कि इंसानी दिमाग जो है ना, उसके अंदर कुछ खास प्राइमरी मोडालिटीज होती हैं। हर बंदे की अपनी अपनी होती है। मुझे ब्लैक बोर्ड कभी भी समझ नहीं आया। मैं हमेशा सोचता होता था कि ये शायद मेरे अंदर बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि ये वाइट बोर्ड, चौक और ब्लैक बोर्ड के ऊपर मुझे उसकी फील क्यों नहीं, मुझे एक बहुत बड़ी दीवार महसूस होती थी अपने और टीचर के बीच में, मगर बच्चों को समझ आता होता था। तो मैं अपने आप को एक डिफेक्टो समझता था कि मैं इंफीरियर हूं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो ये यकीनन सबके साथ ही होता है, सिर्फ मेरे साथ तो नहीं ना होता था। मैं कोई डिस्कस तो नहीं करते ना बच्चे इस तरीके की बातें, जो कि एक कॉग्निटिव फील कहते हैं इसको। वो फील तो नहीं कोई डिस्कस करता होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेजॉरिटी का बिल्कुल ये, जी हाँ, मेरा अपना ये सोचता है बिल्कुल। क्योंकि इंसान की जो प्राइमरी मोडालिटी है ना, वो किनेस्थेटिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से हमें जो सबूत मिल चुके हैं कि इंसान सबसे ज्यादा तब सीखता है कि जब वो किसी प्रोसेस का हिस्सा बन के, वो फील करके सारा कुछ, जैसे आपसे मैं कहूँ कि यहाँ से आपने फलां इलाके में जाना है इस्लामाबाद के, और मैं आपसे कहूँ इतनी लेफ्ट ले लेना, वहां से फिर राइट ले लेना, फिर या फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड भी बना दूं कि ये रास्ता है, तो आपका ब्रेन उस पर कन्विंस नहीं होगा कभी। आप एक शशो पंज में ही जाएंगे जब तक कि आप पहुंच नहीं जाते। मगर मैं आपको गाड़ी में बिठाऊं और एक दफा लेके जाऊं ना उधर, तो फिर आपको ब्लैक बोर्ड को इतनी आसानी से समझ आ जाएगा ना आपको। इसको किनेस्थेटिक मॉडलिंग कहते हैं। किन का मतलब होता है बिल्कुल साथ लगा हुआ, KIN किन। तो किनेस्थेटिक का मतलब है ऐसी चीज मुझे दिखाओ जो मैं फील कर सकता हूँ, आई कैन रिलेट टू इट, आई एम पार्ट ऑफ इट। तो वो नेक्स्ट ऑफ किन नहीं लिखते विस्ना बैंक में, वो नेक्स्ट ऑफ किन इज द क्लोजेस्ट ऑफ यू। सो इंसान का दिमाग जो है ना, वो इतना हाई IQ जनरेट करता है अगर वो किनेस्थेटिक सिस्टम के साथ सीखे। मगर एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला नुकसान जो है ना, कि वो किनेस्थेटिक मॉडलिंग के खिलाफ है। किनेस्थेटिक मॉडलिंग कैसे होगी भाई? व्हाइट बोर्ड के ऊपर 50 बच्चे हमने करने हैं, जाहिर हमने तो बिजनेस करना है। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं एक मोबाइल बनाता हूँ, 10-20 लाख कस्टमर होंगे तब मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। स्कूल का भी ऐसे ही होता है, ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा पैसे बनाएंगे वो। सो एजुकेशन को बिजनेस बनाने के मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि ये गुनाह कबीरा है। इतना बड़ा गुनाह है कि मैं एक पूरे दड़बे में बच्चे बंद करके उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर सिखा दूं। अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड का मसला नहीं रहा, आप गौर से समझिएगा। असल में फिलोसॉफिकली मसला होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। अब एक टीचर को एक बच्चा मिले ना, या 2 या 3, जितने वो हैंडल कर सके किनेस्थेटिकली, तब तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम को पहली सतह पे मान लूंगा। मगर चूंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, वो चलेगा ही नहीं स्कूल। तो इसलिए वो जिस मकसद से बनाया गया ना स्कूल, उस मकसद के लिए 100 बच्चा कमर्शियली सर्वाइव नहीं कर सकेगा। या तो ये इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। जिस तरह मैं इसराइल को नहीं मानता ना मुल्क, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन का किसी भी किस्म का रिकग्निशन नहीं देता कि दिस इज रेजिंग टू और अमाउंटिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू। इसीलिए इंसानी दिमाग जो है ना इस वक्त सुपर सप्रेस्ड है। इस सुपर सप्रेस्ड एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि हमारा IQ 30% मे बी इवन 40% तक डाउन कर देता है स्कूल। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत छोटी बात है, हमारा कैपेसिटी लेवल ही कम कर देता है। और दिमाग की मैं अब ज्यादा लंबी स्टेजेस में, इसलिए मैंने कहा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, किस दिन जरूर करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम। ये तो इसकी साइकोलॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन होगी ना? नहीं, ये एक मैं आपको फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन दी है, आपको केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन दी, साइकोलॉजी की नहीं दी मैंने अभी तक आपको। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? मतलब कि चले हम ये तो डिबेट इट कैन गो फॉर आवर्स,
इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब कि इस दौर में हम क्या कर सकते हैं? या तो हम फिनलैंड का बेस्ट मॉडल अडेप्ट करें। और वापस आते हैं फिनलैंड पे। ये तो बहुत ज़्यादा फिनलैंड को का चर्चा करते हैं ना, मैं उनको बता दूं, फिनलैंड में कमर्शियल स्ट्रक्चर नहीं उन्होंने चेंज किया, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो उन्होंने नहीं बदली, थोड़ी सी कम की, वो बदली नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दीवारें खत्म की हैं क्लासेस की। ओके, टेक्निकली स्पीकिंग एजुकेशनिस्ट को पता है मैं क्या कह रहा हूं, कि दे ओनली ड्रू दोज वॉल्स लोअर, और उन्होंने वो माहौल बदला, उसको एम्बियंस कहते हैं ना, कि लर्निंग एम्बियंस क्या होता है, लर्निंग एम्बियंस बदल दिया उन्होंने। उनका करिकुलम जो है उन्होंने बस थोड़ी सी चेंज की, कि पर्चे नहीं लेते वो, आई थिंक 8वें ग्रेड तक पर्चा उन्होंने अब खत्म कर रहे हैं। स्वीडन ने तो खैर बिल भी पास कर दिया कि पर्चे होने नहीं चाहिए, मगर वो कहाँ तक करेंगे वो मुझे नहीं पता। अभी आई एम फॉलोइंग दैट, आई डोंट नो अभी क्या लेजिस्लेशन आती है, मगर चूंकि हम स्कैंडिनेविया को बहुत फॉलो करते हैं इन एजुकेशन सिस्टम, मगर करते होते तो ये वाला फर्स्ट स्टेप तो लेते। तो उन्होंने एक काम ये किया कि ये पर्चे लेना बंद करो, पर्चों से ना फिर कोर्टिसोल बेस्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एजुकेशन होती है, उसमें बंदा सीख नहीं सकता। जितना मर्जी आइंस्टाइन हो, उसको डरा के पढ़ाएंगे तो उसका आईक्यू सबसे कम होगा उस वक्त, उस सहमे हुए स्टेट के अंदर। तो पर्चा जो है ना एक खास फियर क्रिएट रखता है, और उस फियर के अंदर आप एटलीस्ट आप जंग भी कर सकते हैं, आप खाना भी पका सकते हैं, आप गाड़ी भी चला सकते हैं फियर में, मगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते फियर में। बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, मतलब ही इज कंसर्न अबाउट विनिंग नॉट अबाउट लर्निंग इन दैट केस। नहीं, कॉम्पिटिटिव भी नहीं होता ना, पेपर का मतलब कंपटीशन नहीं होता, पेपर का मतलब होता है पास या फेल हो, अपने आप से compete कर रहा था बेसिकली। वो तो बाद में पता चलता है कि बाकी के सारे बच्चे भी इस पर्चे में आ रहे हैं। वी शुड नॉट इवन प्रेज दैट, कंपटीशन इज अ गुड वर्ड, ठीक है, रेजिलियंस बढ़ती है एंड सो ऑन सो फोर्थ, मगर competition itself is not the primary motive of any education system, any school, any class, any teacher, कि मैं compete करा के पास कराऊं। ये तो और भी बड़ी ज्यादती है, क्योंकि वो बेल कर्व जब प्लॉट होगी तो फिर सिर्फ 2 और बेस्ट केस पे 10% बच्चे जो होंगे वो कंपटीशन जीतेंगे, बाकियों को तो आपने सारी उम्र के लिए तबाह कर दिया। और ये किया है हमने सबको तबाह। ज्यादातर फेलियर्स जो कॉन्फिडेंस का बिल्कुल शैटर हो जाना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ट्रिगर हो जाना है, वो हुआ भी इसी वजह से है, क्योंकि स्कूल के अंदर 50 बच्चे जब क्लास में हमने बंद करके व्हाइट बोर्ड के ऊपर उनको, इसको मोडालिटी कहते हैं किनेस्थेटिक, तो ब्लैक बोर्ड की जो मोडालिटी इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल मोडालिटी। इंसान का दिमाग प्राइमरीली ऑडियो विजुअल मोडालिटी के लिए बना ही नहीं हुआ, वो एक इमरजेंसी के लिए है कि ऑडियो विजुअल बता दो। बहुत कम होते हैं, 1-2% ऐसे बच्चा होता है जो कि उसकी प्राइमरी मोडालिटी ऑडियो विजुअल होती है, और वो भी बड़े ही सर्कमस्टेंशियल है, प्राइमरी फिर भी वो नहीं होती, कुछ सर्कमस्टेंसेस में वैसी होती है। तो जब वो प्राइमरी मोडालिटी को ट्रिगर ही नहीं करेगी एक पूरा सिस्टम, ठीक है, और एक टर्शरी मोडालिटी के ऊपर वो काम करेगी, तो जाहिर है भी बच्चे ट्यूशन भी मांगेंगे, फिर क्या चीटिंग करेंगे, सो ऑन, मगर होगा क्या, ज्यादातर बच्चे पास नहीं करेंगे इसमें। अब जब ज्यादातर बच्चे पास नहीं करेंगे तो उस एज में जो आपको टैग लग जाता है ना, प्रोफाइल बन जाती है कि आप इस काबिल नहीं है, आप फिजिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेजेस आपका सब्जेक्ट नहीं है। सारी उम्र के लिए लोग कहते हैं मैथ्स मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैं स्कूल में भी फेल होता था। वो असल में स्कूल में चूंकि फेल होते थे इसलिए आपको समझ नहीं आती, वरना अगर आपको स्कूल में वो पास फेल से हटा के किनेस्थेटिक मॉडलिंग में सिखाते ना, तो आप मैथमेटिशियन होते, क्या पता आप इकोनॉमिस्ट होते पूरी दुनिया के सबसे बड़े, जो अपने आप को आपने शेफ बना लिया या आर्टिस्ट बना लिया या सिंगर बना लिया या एक्टर बना लिया, जो भी बनाया आपने वो आपने किसी ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से बनाया है, क्योंकि उस जगह के ऊपर आपकी मोडालिटी भी शायद ट्रिगर हो गई थी, या फिर टीचर ऐसा था जो किनेस्थेटिकली सिखा रहा था। और आज तक जिस बंदे मर्जी से पूछ लें कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, 95% इंसानों ने पता है किस टीचर का नाम लेना है, कि जो इस माहौल के अंदर किनेस्थेटिक हो गया था हमारे साथ, कि जो बिठा के फील करवा के पढ़ा गया, एग्जांपल्स दे के बहुत से इस तरह के, हाँ बिल्कुल, हाथ पकड़ के और गोद में बिठा के बच्चे को, आ रहा हूँ कैसे उसने किनेस्थेटिक करवाई, हर एक ने अपने अपने तरीके से कराई होती है, मगर वो एज अ रिएक्शन पकड़ता है, जब हाथ पकड़ता है तो वो बच्चा उसको कहता है बस यही है जो कि अल्लाह ने उस्ताद बनाने के काबिल रखा था बंदा। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उसको वो कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। ये नहीं कि उसके टीचर से बातों से मोटिवेट नहीं होता, वो टीचर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता खाली, टीचर असल में वो मोडालिटी का मास्टर होता है। अब वो ज़ाहिर अमूमी तौर पर टीचर को तो लफ्ज भी नहीं पता होगा, जो स्कूल के टीचर मैं बोल रहा हूँ, वो तुक्के पे ना बाय रिएक्शन उन्होंने उनको फिर किनेस्थेटिकली ट्रेन करना पड़ा। सो वो कितने निकलेंगे, 10-20%, 30%, बाकी का सारा क्लासरूम आपने सारी उम्र के लिए फेलियर डिक्लेयर कर दिया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में किसी भी बंदे से पूछें
कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं, इमीडिएटली वो अपने स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज के साथ एक कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ करे, कहता है हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ, क्योंकि उसको 50 बंदे मिलते हैं जो अपने से कम है। अब जो क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, वो आसानी से कहते हैं कि यस वी आर डूइंग वेरी वेल, मगर जो बाकी के बंदे होते हैं वो अपने क्लास टॉपर से कम्पीट करते रहते हैं सारी उम्र। और 80-80 साल के बुजुर्गान अपने स्कूल के क्लास फेलो से अपने कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, मगर क्यों? क्योंकि वो वहां पे एक टैगिंग मिल रही थी और फेलियर डिक्लेयर हो रहे थे। तो अब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का ऑप्टिमम आईक्यू ड्रॉ करने के लिए या फिर उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा मॉडल फॉलो करें, क्या करें, मतलब व्हाट्स द सॉल्यूशन टू इट? देखिए, ये जो है ना होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिकली सारी उम्र इंसान होम स्कूल ही होता है जब से ये हमने दरबा सिस्टम नहीं बनाया मुर्गियों का। पहले क्वेश्चन है कि इज होम स्कूलिंग एन ऑप्शन? मैंने जान के ये आपके सवाल के जवाब में होम स्कूलिंग का टैग आपके दिमाग में डाल दिया ताकि आपको पता हो कि कंट्रोल आपका आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला कंट्रोल होता है नॉलेज का, कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की अंदर, दिमाग के अंदर, सर के अंदर दिमाग बन कैसे रहा है। अगर आपको ये नहीं पता बनता कैसे है दिमाग और बन किस स्टेज तक बन चुका है, फिर आपने वही बात है, बस एक डंडे से आपने वो जो है ना वो हर जानवर को हाँक रहे हैं। वो कोई बंदर है तो कोई हाथी है, कोई मछली है तो कोई डिफरेंट कैपेबिलिटी रखता है, मगर वो उसको एक ही सिस्टम के अंदर हाँक दिया गया। सो आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे को किस स्टेज के ऊपर आपने सेटल करना है। अब हम कैसे करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम किस पेस पे करना? हाँ, पेस तो चलें एक सेकेंडरी इशू है ना, मगर मोड तो सेट होना। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम टैग करता है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, कि जो 1999 में पैदा हुआ है वो इधर आए, 91 में पैदा हुआ है उसके ऊपर है, 93 वाला इस तरह क्लास को एज वाइज शुरू करते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है एजुकेशन सिस्टम से, सॉरी द ह्यूमन सिस्टम के साथ। ह्यूमन सिस्टम होना चाहिए कि 3 साल से 7 साल वाले बच्चे एक ही फेज में, 7 साल से 12 साल वाले बच्चे एक ही क्लास में, 12 साल प्लस वाले एक ही क्लास में, ठीक है, 3 साल से 7 साल वाले एक क्लास में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी उनकी ब्रेन की स्टेज उस तरह की है। जब तक यही नहीं पता होगा तो हम वही वाली क्लासें बनाएंगे जी, 2016 में पैदा हुए थे इधर आ जाएं, 2012 में पैदा हुए थे अब उधर आ जाएं। उसका क्या ताल्लुक है यार? उसका 2012, 2013, 2014 वाला एक ही फेज में, उनको अलग अलग डिग्री क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है। और सोने पे सुहागा ये कि इस बेस के ऊपर हम ये समझते हैं कि कौन सा बच्चा किस एज में ओ लेवल या ए लेवल कर लेना चाहिए। तो कोई ताल्लुक नहीं है किस बात से। किसी एक बंदे ने एक करिकुलम बना दिया, मतलब गलती के ऊपर गलती कर दी है, और फिर हम देख रहे होते हैं कि इनमें से कम गलतियां किसने की हैं। और बस वही ना, एक इतनी बड़ी मशीन मिली थी, उस मशीन का कोई बटन नहीं दबाया गया सारी उम्र, बस वो 1-2 बटन दबाते हैं, बाकी जो हजारों सैकड़ों बटन लगे हुए ना इंसानी मशीन के ऊपर, वो कभी हमने दबाई नहीं है, पता ही नहीं उनका काम क्या है। अच्छा, तो फिर ये बताएंगे होम स्कूलिंग, लेट्स सपोज इफ यू गो फॉर दिस ऑप्शन, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? मतलब आई कैन काउंट मैनी कॉन्स के बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेगा अपना, या उसकी वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी, या वो कंपटीशन में नहीं आएगा। दे कैन बी सो मेनी थिंग्स। और फिर ये कि अल्टीमेटली अगर हम इसी, लेट्स सपोज कि वी ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो तो उसी तरह चल रहा है ना। मेरा बच्चा अगर जाएगा भी, लेट्स सपोज मैं होम स्कूल कराता भी हूँ, उसने अल्टीमेटली अब मैट्रिक करना है, ही हैज़ टू अर्न सर्टन टैग, सर्टन डिग्री, तो हम उसको किस तरह मतलब मैनेज करेंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग? कि हम राइट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने बच्चों को होम स्कूल करना चाहता हूँ, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेक एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग दिस? भाई लंबा सवाल है वैसे, आपको कितना छोटा कर सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये वाली जो साइंस है ना, ये निकाल दें, क्योंकि साइंस नहीं है, ये एक सुपरस्टिशन है कि कोई कंपटीशन है। असल में इंसान किसी भी कंपटीशन में, क्या मेरा और आइंस्टाइन का कंपटीशन है कोई? चलें, वो तो मर गया। इस वक्त जो दुनिया में इस वक्त जो साइंसदान है मेरी उम्र का, मैं कंपीट कर रहा हूँ उससे किसी लेवल पे? वो ये अचानक ये स्कूल में कंपटीशन को लाइव क्यों रखा हुआ है? असल में इंसान का कंपटीशन जो है ना, वो सिर्फ बुराई और अच्छाई का है। दैट्स इट। और ये होना जरूरी है कि बुराई और अच्छाई का कंपटीशन हो रहा हो, कि बुराई बढ़ रही है या अच्छाई बढ़ रही है किसी में। ठीक है। क्लासरूम में कहां से बुराई और अच्छाई का कंपटीशन होता है? क्लासरूम में तो फर्स्ट आना और सेकंड आना, थर्ड आना, लास्ट आना, फेल होना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एफ ग्रेड, ये कंपटीशन चल रहे हैं। इसमें क्या बुराई अच्छाई है? व्हाई इज एफ ग्रेड अ टैग टू गो टू हेल? एक बच्चा अगर केमिस्ट्री में एफ ले रहा है, वो दोजख में क्यों जा रहा है? क्योंकि सजा उसको दुनिया में हम दोस्तों वाली दे रहे हैं। कब्र में पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री में एफ क्यों आया तुम्हारा? ओरिजिनल कंपटीशन जो है ना, है हमारे अंदर, वो अल्लाह ने खुद ही दे दिया है, हमें उसकी जरूरत नहीं है कि
मोरालिटी का जो सेंस है, मोरालिटी की सेंस इनेट कंपटीशन है कि आई हैव टू बी बेटर देन द इविल. Whatever the capacity of evil I have, I'll have to have a way more trained capacity to do good, way more practiced skill to actually achieve my purpose. ठीक है, ये कंपटीशन है. और क्यों हमने नए कंपटीशन निकालने? हम फिर रेजिलियंस बना रहे हैं. हमारे सिर्फ शैतान के खिलाफ रेजिलियंस चाहिए और किसी चीज के खिलाफ रेजिलियंस की जरूरत नहीं. और उस कंपटीशन की वजह से आप एक एक्सीडेंट वाला बंदा तड़प के मर रहा होता है रोड पे, पूरी की पूरी जो है ना हाईवे के ऊपर ट्रैफिक नहीं रुकती. क्यों? वो कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मैंने कितने पैसे बनाने, मैंने दफ्तर जाने, मैं पहले टाइम पे पहुंच जाऊं. उनको यही नहीं पता होता कि असली कंपटीशन वहां पे हार चुके हैं.